आज की इस नई और बेहद रोमांचक गहन चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो इंसान के हर एक पल, हर एक फैसले को प्रभावित करता है, लेकिन फिर भी हम अक्सर इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी की। मानव मन और व्यवहार का वो विज्ञान जो हमें बताता है कि इंसान असल में वैसा क्यों बर्ताव करते हैं जैसा वे करते हैं। और इस विस्तृत विश्लेषण के लिए हमारे पास जो सोर्सेज है ना, वो वाकई बहुत कमाल के हैं। हाँ, मैंने भी देखे वो। हमने फुजियासन के लेख ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, आधुनिक युग में मानसिक स्वास्थ्य पर एक बहुत ही विस्तृत रिसर्च रिव्यू और विकिपीडिया के साइकोलॉजी पेज के विशाल डेटाबेस को खंगाला है। और साथ ही डॉक्टर जेरेमी डीन के मशहूर ब्लॉग साई ब्लॉग का वो लेख भी है। हाँ, सामाजिक मनोविज्ञान के 10 सबसे शानदार प्रयोग, वो तो मेरा पसंदीदा है। मेरा भी। और इस पूरी चर्चा का हमारा जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि साधारण और नॉर्मल लोग भी कभी-कभी बहुत अजीब या अतार्किक चीजें क्यों कर बैठते हैं। बहुत अच्छे लोग भी अचानक बुरे काम क्यों कर जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, कैसे हमारा अपना ही दिमाग हमें हमारे फैसलों के बारे में धोखा दे देता है। सही कहा। ये कोई उबाऊ एकेडमिक लेक्चर नहीं होने वाला है, बल्कि ये चर्चा एक तरह से वो चाबी है जिससे हम रोजमर्रा की जिंदगी में इंसानी फितरत के ताले खोल सकते हैं। बिल्कुल। अक्सर लोग सोचते हैं कि उनके विचार और उनके काम पूरी तरह से उनके अपने कंट्रोल में है, लेकिन जब हम इन सोर्सेज में गहराई से उतरते हैं तो पता चलता है कि हमारे बिहेवियर के पीछे बहुत सारे छिपे हुए पैटर्न काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। अगर हम मनोविज्ञान की जड़ों की बात करें तो ये हमेशा से कोई लैब में होने वाला साइंस नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्सेज से ये साफ पता चलता है कि इसकी शुरुआत प्राचीन मिस्र, ग्रीस, चीन और भारत के दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी से हुई थी। हाँ, वो प्लेटो और अरस्तु वाली बहस। एकदम सही। महान दार्शनिक प्लेटो का मानना था कि हमारी सारी मेंटल प्रोसेसिंग हमारे दिमाग में होती है। और वहीं अरस्तु का दृढ़ विश्वास था कि ये सब हमारे दिल में होता है, जो आज के हिसाब से काफी अजीब लगता है। बहुत अजीब। सोचिए, सदियों तक ये सिर्फ विचारों और फिलॉसफी की बात रही। लोग बस बैठ के सोचते थे कि मन क्या है, लेकिन फिर 19वीं सदी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की छांव से निकलकर एक प्रॉपर साइंस बन गया। हाँ, और इसका श्रेय जाता है जर्मनी के विल्हेम वुंड को, जिन्होंने लिप्सिक में दुनिया की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। बिल्कुल, यहीं से एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की शुरुआत हुई। और ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये बदलाव सिर्फ एक लैब खुलने तक सीमित नहीं था, ये सोचने के पूरे नजरिए का बदलाव था। वो कैसे? देखिए, साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है। साइक, जिसका मतलब है आत्मा, और लोजिया, जिसका अर्थ है अध्ययन। पहले ये सिर्फ आत्मा का अध्ययन था, फिलॉसफी की तरह। बिल्कुल, लेकिन विल्हेम वुंड और उनके बाद के विचारकों ने इसे वैज्ञानिक प्रयोगों और मस्तिष्क की संरचना की तरफ मोड़ दिया। हाँ, और इसमें 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट सामने आए, स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारा दिमाग एक कार है तो स्ट्रक्चरलिज्म का मतलब है उस कार के इंजन को खोलकर उसके एक एक पुर्जे को देखना कि वो कैसे बना है। मतलब मानव मन को उसके सबसे बुनियादी हिस्सों में तोड़कर समझना। एकदम सही। और फंक्शनलिज्म का फोकस इस बात पर था कि वो कार चलती कैसे है और हमें हमारी मंजिल तक कैसे पहुंचाती है। यानी हमारा व्यवहार हमारे सर्वाइवल में कैसे मदद करता है, जो सीधे तौर पर चार्ल्स डार्विन के विचारों से प्रेरित था। ये एनालॉजी बहुत सटीक है, लेकिन मनोविज्ञान के इस इतिहास में एक और पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। महिलाओं का संघर्ष और उनका योगदान। हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में इस फील्ड में महिलाओं को सीरियसली नहीं लिया जाता था। एक बहुत ही इंस्पायरिंग नाम है लेटा स्टेटर हॉलिंगवर्थ का। बिल्कुल, उनके काम ने तो उस वक्त के पूरे मेडिकल और साइंटिफिक सिस्टम को ही हिला के रख दिया था। उस समय एक अजीब सा मिथक फैला हुआ था जिसे फंक्शनल पीरियडोसिटी कहते थे। एकदम सही।
उस दौर में ये माना जाता था कि मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान महिलाओं की शारीरिक और मानसिक क्षमता काफी कम हो जाती है और इसी बेकार से बहाने का इस्तेमाल करके उन्हें अहम नौकरियों और लीडरशिप रोल से दूर रखा जाता था। और होलिंगवर्थ ने इसे सिर्फ बातों से नहीं बल्कि ठोस डेटा से गलत साबित किया। उन्होंने बहुत कड़ी टेस्टिंग की थी ना? हाँ, उन्होंने 3 महीने तक पुरुषों और महिलाओं दोनों के कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स पर बहुत ही बारीकी से नजर रखी। उनके डेटा ने दुनिया के सामने ये साबित कर दिया कि महिलाओं के परफॉर्मेंस में मासिक धर्म चक्र के कारण कोई गिरावट नहीं आती। ये बहुत ही क्रांतिकारी था। और ऐसा ही एक और बहुत ही पावरफुल योगदान मैमी फिप्स क्लार्क का था। वे पहली कुछ अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं में से थीं जिन्होंने साइकोलॉजी में अपनी डॉक्टरेट पूरी की थी। उनका डॉल टेस्ट तो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बिल्कुल। उन्होंने अपने पति केनेथ क्लार्क के साथ मिलकर अश्वेत बच्चों के सामने 2 गुड़ियां रखीं, एक गोरी और एक काली। और जब उन बच्चों से पूछा गया कि इनमें से अच्छी गुड़िया कौन सी है, तो नतीजे बहुत ही दिल तोड़ने वाले थे। बहुत ज्यादा। ज्यादातर अश्वेत बच्चों ने गोरी गुड़िया को चुना और उसे सारे पॉजिटिव गुणों के साथ जोड़ा। इस प्रयोग ने ये साबित किया कि कैसे उस वक्त का नस्लीय भेदभाव और स्कूलों का अलगाव छोटे छोटे बच्चों के आत्मसम्मान को अंदर से खत्म कर रहा था। और इसका असर कानूनी तौर पर भी हुआ था। बिल्कुल। ये रिसर्च इतनी मजबूत थी कि 1954 में अमेरिका के मशहूर ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन केस में स्कूलों से नस्ली अलगाव को खत्म करने में इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ये दिखाता है कि कैसे एक साइकोलॉजिकल रिसर्च सिर्फ लैब तक सीमित नहीं रहती, वो पूरे समाज की दिशा बदल सकती है। एकदम सही बात है। अब अगर हम मानव मन को डिकोड करने की बात करें तो इतिहास में कई अलग अलग विचारधाराएं आईं। इनमें से एक सबसे प्रमुख था व्यवहारवाद यानी बिहेवियरिज्म। इसका सीधा सा फंडा था कि इंसान का लगभग हर व्यवहार सीखा हुआ होता है। और बिहेवियरिज्म का नाम आते ही जॉन बी वॉटसन का लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट दिमाग में आता है। वो एक्सपेरिमेंट आज के हिसाब से काफी डरावना लगता है। हाँ, वो काफी अजीब था। उन्होंने एक छोटे से बच्चे एल्बर्ट को एक सफेद चूहे के साथ खेलने दिया। बच्चा खुश था, लेकिन फिर वॉटसन ने क्या किया? जब भी बच्चा चूहे को छूने जाता, वे पीछे से एक बहुत तेज और डरावनी आवाज करते। और उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ ही समय में बच्चा सिर्फ उस चूहे से ही नहीं बल्कि हर सफेद और रोएंदार चीज से डरने लगा। यहाँ तक कि सांता क्लॉस की दाढ़ी से भी। हाँ, उन्होंने साबित किया कि डर कोई पैदाइशी चीज नहीं है, इसे इंसान के अंदर कंडीशन किया जा सकता है। इसी तरह इवान पावलोव के कुत्तों का मशहूर प्रयोग था। घंटी बजी और कुत्तों के मुंह में लार आ गई क्योंकि उन्होंने घंटी की आवाज को खाने के साथ जोड़ लिया था। क्लासिकल कंडीशनिंग। इसे आज की लाइफ से जोड़कर देखें तो ये हमारे स्मार्टफोन्स के साथ होता है। अरे हाँ, बिल्कुल। फोन में एक पिंग की आवाज होती है या जेब में हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होता है और हम तुरंत अपना काम छोड़कर फोन की तरफ लपकते हैं। ये मॉडर्न बिहेवियरिज्म ही तो है। हम उस नोटिफिकेशन साउंड के लिए पूरी तरह कंडीशन हो चुके हैं। बिहेवियरिस्ट्स का मानना था कि इंसान बस एक मशीन है जिसे सही उद्दीपन या स्टिमुलस देकर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि इस ठंडे नजरिए के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत हुई, जिसे कॉग्निटिव रेवोल्यूशन या संज्ञानात्मक क्रांति कहा गया। हाँ, नोम चॉम्स्की और उनके जैसे विचारकों ने कहा कि रुको, इंसान का दिमाग सिर्फ स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कोई मशीन नहीं है। इंसान का दिमाग तो एक कंप्यूटर की तरह है। एकदम सही। मतलब जानकारी को लेना, उसे प्रोसेस करना, मेमोरी में सेव करना और फिर कोई लॉजिकल फैसला लेना। हम सिर्फ बाहरी माहौल की कठपुतलियां नहीं हैं, हमारे अंदर भाषा, ध्यान और प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक पूरी दुनिया है। और जब मन की इस छिपी हुई दुनिया की बात हो तो सिगमंड फ्रॉइड को कैसे भूल सकते हैं? बिल्कुल नहीं भूल सकते। फ्रॉइड ने मनोविश्लेषण या साइको एनालिसिस की शुरुआत की। उन्होंने दुनिया को अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड का कॉन्सेप्ट दिया। उनका मानना था कि हमारे ज्यादातर फैसले, डर और इच्छाएं हमारे मन के उस गहरे हिस्से में दबी होती हैं जिसके बारे में हम खुद भी जागरूक नहीं होते। फ्रॉइड की कई सिद्धांतों की बाद में बहुत आलोचना हुई, खासतौर पर उनके सपनों की व्याख्या और बचपन के अनुभव वाले सिद्धांतों की। हाँ, साइंस के नजरिए से उन्हें साबित करना मुश्किल था। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया कि इंसान जो भी करता है वो पूरी तरह से सोच समझकर करता है। एकदम सही। फ्रॉइड हो या व्यवहारवादी, दोनों ही ये मानते थे कि इंसान का अपने व्यवहार पर कोई खास कंट्रोल नहीं है। और इसी बात के विरोध में एक नई विचारधारा का जन्म हुआ, अस्तित्ववादी मानवतावादी दृष्टिकोण। एग्जिस्टेंशियल ह्यूमनिस्टिक। हाँ,
इन्होंने इंसान की स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल को सबसे ऊपर रखा। इसी में अब्राहम मास्लो की आवश्यकताओं का पदानुक्रम यानी हायरार्की ऑफ नीड्स आती है, जो बताती है कि इंसान खाना, पानी जैसी बुनियादी जरूरतों से लेकर आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक का सफर कैसे तय करता है। और इसी विचारधारा में सबसे शक्तिशाली नाम है विक्टर फ्रैंकल का। विक्टर फ्रैंकल जो नाजी जर्मनी के खौफनाक होलोकॉस्ट के सर्वाइवर थे। हाँ, सोचिए उन मौत के कैंपों की भयावहता झेलने के बाद उन्होंने लोगोथेरेपी विकसित की। ये बहुत ही इंस्पायरिंग है। फ्रैंकल ने देखा कि कैंप में वो लोग ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाए जिनके पास जीने का कोई मकसद था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इंसान की सबसे बड़ी प्रेरणा खुशी या मजे लूटना नहीं है, बल्कि जीवन में अर्थ या मीनिंग खोजना है। अगर इंसान को अपने दुख या संघर्ष में कोई अर्थ मिल जाए तो वो किसी भी नर्क से गुजर सकता है। ये बात सच में कितनी गहरी है। फ्रैंकल ने हमें इंसानी जज्बे की सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखाई। लेकिन यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब सामाजिक मनोविज्ञान यानी सोशल साइकोलॉजी इसी इंसान की फितरत को परखता है तो तस्वीर का एक बहुत ही डरावना पहलू सामने आता है। बिल्कुल। डॉक्टर जेरेमी डीन के लेख में जिन एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र है वो ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि साधारण और अच्छे लोग भी बुरे हालात में कितने क्रूर हो सकते हैं। आप स्टैनले मिलग्राम के प्रयोग की बात कर रहे हैं? हाँ, 1960 के दशक का मिलग्राम प्रयोग ये जानने के लिए किया गया था कि क्या आम लोग सिर्फ किसी अधिकारी के आदेश पर किसी अजनबी इंसान को जानलेवा बिजली के झटके दे सकते हैं। इस प्रयोग का सेटअप बहुत ही फिल्मी था। एक तरफ एक आम इंसान है जिसे टीचर बनाया गया है और दूसरी तरफ एक लर्नर है जो असल में एक एक्टर है, और उन्हें एक मशीन के सामने बिठाया गया था। हाँ, अगर लर्नर कोई गलत जवाब देता तो सफेद कोट पहने हुए एक रिसर्चर टीचर को आदेश देता कि वो उस लर्नर को बिजली का झटका दे। हर गलत जवाब पर वोल्टेज बढ़ता जाता, यहाँ तक कि 450 वोल्ट के घातक स्तर तक। और लर्नर दर्द से चीखने की एक्टिंग करता और रहम की भीख मांगता। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि मुश्किल से 1 या 2% लोग जो शायद बहुत क्रूर होंगे वही 450 वोल्ट तक का बटन दबाएंगे। लेकिन हकीकत क्या थी? 63%। बाप रे। 63% आम लोगों ने उस इंसान को सबसे घातक स्तर तक के झटके दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक सफेद कोट पहने हुए अथॉरिटी फिगर ने उनसे शांति से कहा था कि प्रयोग जारी रखना आवश्यक है। 63%। ये आंकड़ा आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। इसका मतलब है कि हम किसी अथॉरिटी के सामने अपनी नैतिकता को कितनी आसानी से भुला देते हैं। और ऐसी ही एक और डार्क स्टडी थी फिलिप जिम्बार्डो का स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट। हाँ, वो तो बहुत ही कुख्यात है। उन्होंने तो बस कॉलेज के एकदम नॉर्मल स्वस्थ छात्रों को एक नकली जेल में कैदी और गार्ड की भूमिकाएं दी थी। और नतीजा क्या हुआ? कुछ ही दिनों के भीतर जो छात्र गार्ड बने थे वे अपनी पावर के नशे में इतने क्रूर हो गए कि कैदियों को मेंटली टॉर्चर करने लगे। हालात इतने बेकाबू हो गए कि 2 हफ्ते चलने वाले इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ 6 दिनों में ही रोकना पड़ा। इंसान का दिमाग रोल प्ले में इतना खो गया कि वो इंसानियत ही भूल गया। और सिर्फ पावर या अथॉरिटी ही नहीं, हमारे फैसलों पर भीड़ का दबाव भी बहुत भारी पड़ता है। बिल्कुल। सोलोमन एश का कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट इसका बेहतरीन उदाहरण है। उसमें क्या हुआ था? एक कमरे में कुछ लोग बैठे हैं और उन्हें स्क्रीन पर कुछ लाइनें देखकर बताना है कि कौन सी लाइन सबसे लंबी है। जवाब एकदम साफ था। लेकिन जब कमरे में बैठे बाकी सभी लोग जानबूझकर गलत जवाब देने लगे तो एक आम इंसान भी भीड़ से अलग दिखने के डर से अपनी खुद की आंखों देखी सच्चाई को झुठला देता है और उस गलत जवाब से सहमत हो जाता है। लोग सच बोलने के बजाय भीड़ का हिस्सा बनना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी भीड़ के मनोविज्ञान का एक और बहुत ही दुखद पहलू है बायस्टैंडर इफेक्ट। हाँ, 1964 की किटी जेनोवीज की घटना वो बहुत ही दर्दनाक था। न्यूयॉर्क की सड़क पर उस महिला की हत्या कर दी गई। कई लोगों ने उसकी चीखें सुनी, अपार्टमेंट्स की खिड़कियों से देखा, लेकिन कोई मदद के लिए नीचे नहीं आया। किसी ने पुलिस तक को फोन नहीं किया, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वहाँ डिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का बट जाना काम कर रहा था। जब आसपास बहुत सारे लोग होते हैं तो हर किसी के दिमाग में आता है कि कोई और मदद कर देगा, और इसी चक्कर में कोई भी आगे नहीं आता। ये सारी चीजें सुनकर ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग हमें लगातार धोखा दे रहा है। बिल्कुल दे रहा है। और ये सिर्फ लेबोरेटरी या क्राइम सीन की बात नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम हेलो इफेक्ट का शिकार होते हैं। हेलो इफेक्ट का मतलब है किसी एक खूबी को देखकर इंसान के पूरे व्यक्तित्व का अंदाजा लगा लेना। जैसे अगर कोई इंसान दिखने में बहुत सुंदर या अट्रैक्टिव है तो हमारा दिमाग खुद ब खुद ये मान लेता है
कि वो समझदार, ईमानदार और टैलेंटेड भी होगा। बिल्कुल, हम अक्सर इसी आधार पर वोट देते हैं, जॉब इंटरव्यू में लोगों को सिलेक्ट करते हैं या डेटिंग एप्स पर राइट स्वाइप करते हैं। और एक और मजेदार चीज है कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी संज्ञानात्मक असंगति। ये तो हम सब रोज महसूस करते हैं। आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जानता है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है, ये एक फैक्ट है, लेकिन वो खुद सिगरेट पीता है। अब ये दोनों बातें आपस में टकरा रही हैं। तो इंसान इस मानसिक बेचैनी को दूर करने के लिए क्या करता है? वो खुद से झूठ बोलता है। अब वो कहेगा, अरे मैं तो लाइट सिगरेट पीता हूँ, या मेरे दादाजी भी पीते थे और वो 90 साल तक जिए। इंसान अपनी मान्यताओं को इस तरह से तोड़ मरोड़ लेता है ताकि उसका ईगो सुरक्षित रहे और उसे बुरा फील ना हो। लेकिन इन सब मशहूर और ऐतिहासिक प्रयोगों पर बात करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। क्या इन पुराने मनोवैज्ञानिक प्रयोगों को करने का तरीका सही था? हाँ, नैतिकता यानी एथिक्स की बात। क्योंकि अगर हम इतिहास देखें तो विज्ञान के नाम पर इंसानियत की कई बार हदें पार की गई हैं। बिल्कुल। आज हम साइकोलॉजी में जिन सख्त नियमों का पालन करते हैं वो रातों रात नहीं बने। इसके पीछे इतिहास की कुछ बहुत ही क्रूर घटनाएं रही हैं। जैसे अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का MKULTRA प्रोग्राम, जहां लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने के लिए उन पर बिना उनकी सहमति के LSD जैसे ड्रग्स दिए गए। और नाजी जर्मनी में गोरेंग संस्थान ने मनोविज्ञान का इस्तेमाल नाजी प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए किया। और हैरी हार्लो का वो भयानक प्रयोग भी तो था, पिट ऑफ डिस्पेयर वाला। हाँ, जहाँ उन्होंने बंदरों के छोटे छोटे बच्चों को उनकी माँ से अलग कर दिया और उन्हें निराशा के गड्ढे नामक एक अंधेरे बक्से में हफ्तों तक बंद कर दिया, सिर्फ ये देखने के लिए कि डिप्रेशन कैसे काम करता है। इन डरावने एपिसोड्स के बाद ही मनोविज्ञान के फील्ड को समझ आया कि रिसर्च में एथिक्स कितने जरूरी हैं। और इसीलिए इन्फॉर्म्ड कंसेंट यानी प्रयोग से पहले इंसान को पूरी जानकारी देकर उसकी सहमति लेने का सख्त नियम बना। लेकिन आज के मॉडर्न मनोविज्ञान के सामने एक और बहुत बड़ा संकट है, जिसे रेप्लिकेशन क्राइसिस कहा जाता है। हाँ, सोर्सेज में ये बात बहुत साफ तौर पर उभरी है। जब आज के शोधकर्ताओं ने मनोविज्ञान के कई दशकों पुराने और बहुत ही फेमस प्रयोगों को फिर से दोहराने की कोशिश की, तो नतीजे वैसे आए ही नहीं। ये वाकई में साइंस की दुनिया में एक भूकंप जैसा था। 2/3 प्रसिद्ध प्रयोगों के नतीजे दोबारा टेस्ट करने पर फेल हो गए। इसने एक बहस छेड़ दी कि जिन चीजों को हम सालों से साइकोलॉजिकल फैक्ट मानते आ रहे थे, उनमें से कितनी चीजें सच में वैज्ञानिक हैं और कितनी सिर्फ उस वक्त का कोई संयोग थी। और इसी से जुड़ा है WERD बायस। WEIRD? हाँ, ये एक बहुत बड़ा आई ओपनर है। WEIRD का मतलब है वेस्टर्न, एजुकेटेड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, रिच और डेमोक्रेटिक समाज। एक रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दुनिया के 96% मनोवैज्ञानिक रिसर्च केवल उन 12% लोगों पर किए जाते हैं जो इन WERD समाजों से आते हैं। सोचने वाली बात है, जो प्रयोग सिर्फ अमेरिका या यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी के कुछ गोरे कॉलेज छात्रों पर किए गए हों, क्या उनके नतीजों को हम पूरी दुनिया की मानव जाति का सार्वभौमिक मनोविज्ञान मान सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर कल्चर की अपनी सोच होती है, जिसे साइकोलॉजी ने लंबे समय तक इग्नोर ही किया है। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो इसका असल मतलब क्या है? मनोविज्ञान सिर्फ किसी क्लिनिक में बैठकर थेरेपी देने तक सीमित नहीं है। ये हर उस जगह है जहाँ इंसान है। बिल्कुल। कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के रूप में मौजूद है, जहाँ ये तय होता है कि कर्मचारियों का मोटिवेशन कैसे बढ़ाया जाए। मिलिट्री में इसका इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में होता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं। यहाँ तक कि हम सोशल मीडिया पर कितना टाइम बिताते हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार को समझने वाले एल्गोरिदम्स तय कर रहे हैं। मनोविज्ञान असल में वो आईना है जो हमें हमारी कमजोरियां भी दिखाता है और हमारी अपार संभावनाएं भी। एकदम सही। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले सोर्सेज से निकला एक ऐसा विचार मैं यहाँ रखना चाहती हूँ जो सच में दिमाग को झकझोर देता है। वो क्या है? हमने अचेतन मन की बात की और कैसे हमारे व्यवहार पर उसका ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। जॉन बाग और डैनियल वेगनर जैसे शोधकर्ताओं का तो यहाँ तक मानना है कि जिसे हम स्वतंत्र इच्छा या फ्री विल कहते हैं, वो शायद सिर्फ एक भ्रम है। हाँ, ये बहुत ही गहरा विचार है। जरा सोचिए, अगर हमारा व्यवहार हमारे जीन से तय होता है, हमारी बचपन की कंडीशनिंग से तय होता है, अगर मिलग्राम और ऐश के प्रयोगों की तरह सोशल प्रेशर हमें कुछ भी करने पर मजबूर कर सकता है, और हेलो इफेक्ट जैसे अनकॉन्शियस बायस हमारे फैसलों को चला रहे हैं, तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम जो भी फैसले लेते हैं
उनमें से कितने फैसले सच में 100% हमारे अपने होते हैं? क्या हम वाकई खुद को चला रहे हैं या हमारे अंदर फीड की गई पुरानी प्रोग्रामिंग और आसपास का माहौल हमें चला रहा है? अगर सब कुछ पहले से ही तय है या किसी और चीज से प्रभावित है, तो असल में मैं कौन हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी अपने ही अस्तित्व और अपने ही फैसलों पर शक करने पर मजबूर कर सकता है। और इसी गहरे विचारणीय सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस विचार को अपने साथ ले जाइए और देखिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। सुनते रहिए और दुनिया को और खुद को एक नए नजरिए से देखते रहिए।